प्राचीन काल से ही भारत मसालों की कृषि में अग्रणी रहा है। जलवायु की विविधता के कारण ये लगभग सभी प्रकार के मसालों को उगाने में सक्षम है। देशी मसालों की कृषि के साथ साथ किसानों ने विदेशी मसालों की कृषि को भी अपनाया है। इन विदेशी मसालों को उगाकर किसान अपनी आजीविका को बढ़ाने के साथ साथ विश्व मसाला बाजार में भारत का अलग स्थान बनाए रखने में भी मदद कर रहे हैं। आज की कड़ी में हम बात करेंगे एक खुशबूदार मसाले की जो औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। आज इसका इस्तेमाल सिर्फ औषधियों में ही नहीं बल्कि मसालों में भी प्रचलित हो रहा है। आज भारत में इसकी मांग रफ्तार पकड़ रही है और जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है वैसे वैसे इसे नए नए प्रांतों में उगाया जाने लगा है। आइए बात करें खुशबूदार औषधीय मसाले सेज की। भारत में ये सीफा कुश के नाम से भी प्रचलित है। सेज भारतीय किसानों के लिए एक नई फसल है। कुछ वर्ष पहले तक ज्यादातर लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना था। इससे पहले कि हम आपको इसकी कृषि क्रिया के बारे में बताएं, उससे पहले हम नजर डालते हैं इसके प्रमुख उपयोगों पर। सेज का उपयोग बड़े भोजनालयों में व्यंजन को खास खुशबू और स्वाद देने में किया जा रहा है। सेज टूथपेस्ट का मुख्य घटक है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों में इसकी मांग अधिक है। आज तेजी से प्रचलित हो रहे पश्चिमी सलाद में सेज के सूखे पत्तों का इस्तेमाल स्वाद बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। सामिश व्यंजनों को मैरिनेट करने के लिए सेज के पत्तों को उपयोग में लाया जा रहा है। सेज से क्रीम, शैम्पू और कंडीशनर भी बनाए जा रहे हैं। सेज के तेल का प्रयोग इत्र बनाने से लेकर साबुन और बालों में लगाए जाने वाले तेल में भी किया जा रहा है। आज माउथवॉश बनाने में भी सेज के तेल का उपयोग किया जा रहा है। सेज का उपयोग जितना बढ़ता जा रहा है, किसानों के लिए उतने ही नए अवसर भी पैदा होते जा रहे हैं। सेज को उगाना कोई कठिन कार्य नहीं है। हमारे किसान हजारों वर्षों से इस तरह की फसलों को सुगमता से उगाते आए हैं। बस जरूरत होती है खेती की सही जानकारी की, जिस काम को हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बखूबी अंजाम दे रहे हैं। सेज को उगाने की सरल प्रक्रिया पर आइए हम नजर डालें। सेज की कृषि उन इलाकों में की जा सकती है जहां तापमान संतुलित हो। ज्यादा गर्म या ठंडे क्षेत्रों में सेज की कृषि संभव नहीं है। 14 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और कम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में ही सेज को उगाना संभव है। भारत विविधताओं से भरा है, इसलिए सेज की कृषि के लिए अनुकूल वातावरण वाले क्षेत्रों की कमी नहीं है। इस कारण आज सेज की कृषि धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। सेज उगाने वाले कुछ मुख्य राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल। सेज के पौधे को लगभग हर प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, पर यदि आपके खेत की मिट्टी बलुई या बलुई दोमट हो तो सेज की अच्छी फसल की संभावना रहती है। इस तरह की मिट्टी में पानी का ठहराव नहीं होता और पर्याप्त नमी भी बनी रहती है। सेज की कृषि आरंभ करने से पहले मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं, जिससे आपको मिट्टी का पीएच मान और सूक्ष्म पोषक तत्वों की मौजूदगी की जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसकी खेती के लिए मिट्टी यदि थोड़ी क्षारीय भी हो तो इसकी कृषि की जा सकती है, अर्थात 5.5 से 8 के बीच पीएच मान वाली मिट्टी में भी सेज की कृषि संभव है।
लेकिन मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार 6 से 7 के बीच पीएच मान सेज की कृषि के लिए आदर्श होता है। यदि मिट्टी का पीएच मान ठीक ना हो तो आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से इस समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को सबसे पहले पानी का चेक करा लेते हैं, मिट्टी का भूमि का चेक करा लेते हैं। अगर पीएच लेवल ज्यादा है तो उसमें हम कोशिश करें कि हम 8 से 10 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद अगर हम खेत में मिला देते हैं तो उससे हमारी उर्वरकता बढ़ जाती है और पीएच वैल्यू भी हमारी नॉर्मल हो जाती है। 1 एकड़ खेत में रोपण के लिए लगभग 10,000 पौधों को तैयार किया जाता है। पौध को सुनिश्चित करने के बाद किसान खेत को रोपण के लिए तैयार करते हैं। सेज की पौध को कर्तन विधि द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आज सेज के बीज बड़े बीज विक्रेताओं व कृषि विज्ञान केंद्र में आसानी से उपलब्ध होते हैं। आज कुछ किसान इंटरनेट की सहायता से बीजों व सेज की कृषि तकनीकों की जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं। आप बीजों की जानकारी सप्ताह के सभी दिन कृषि विज्ञान केंद्र जाकर या किसान हेल्पलाइन की मुफ्त सेवा पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। सेज की बीजों को लगाने का सबसे उचित समय सितंबर से अक्टूबर के बीच का होता है। 25 दिनों में बीजों से पौध तैयार हो जाती है और फिर खेत में इसका रोपण किया जा सकता है। किसी कारणवश किसानों को अपने खेत में नर्सरी बनाकर पौध तैयार करने में कोई परेशानी आ रही हो तो किसान सेज की तैयार पौध को नर्सरी से भी प्राप्त कर सकते हैं। आज भारत के हर इलाके में कुछ ऐसे नर्सरी विक्रेता हैं जो विशिष्ट सब्जियों, फलों, फूलों व मसालों की पौध को कर्तन विधि या बीज से तैयार कर किसानों को उनकी मांग के अनुसार उपलब्ध कराते हैं। नर्सरी के अंदर वातावरण को नियंत्रित कर स्वस्थ पौधों का विकास किया जाता है। नर्सरी में काम करने वाले किसान सबसे पहले कृषि ट्रे में कोकोपीट और केचुए की खाद के मिश्रण को भरते हैं। इसके बाद कृषि ट्रे के हर एक खाने में एक एक बीज को लगा दिया जाता है। बीज लगाने के तुरंत बाद ही इन पर पानी डाल दिया जाता है ताकि बीज मिट्टी को अच्छी तरह से पकड़ ले। 7 दिनों के अंदर ही बीज अंकुरित होकर पौध का रूप ले लेते हैं। ये किसान समय समय पर कृषि ट्रे में पानी व जैविक कीटनाशक का छिड़काव कर स्वस्थ पौधों की प्राप्ति को सुनिश्चित करते हैं। इस तरीके से तैयार पौध बिल्कुल स्वस्थ और रोग मुक्त होती हैं। यदि किसान रोपण के दिन को तय कर लें तो 30 दिन पहले नर्सरी में सेज की पौध का ऑर्डर जरूर दे दें। ये नर्सरी विक्रेता उचित दाम पर किसानों को स्वस्थ पौध मुहैया कराते हैं। 1 एकड़ खेत में रोपण के लिए लगभग 10,000 पौधों को तैयार किया जाता है। पौध को सुनिश्चित करने के बाद किसान खेत को रोपण के लिए तैयार करते हैं। इस खेत में पिछले 6 वर्षों से सिर्फ जैविक खेती ही होती आई है, इसलिए मिट्टी स्वस्थ और उपजाऊ दिखाई दे रही है। 2 बार जुताई करने से ही खेत तैयार हो जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र की जागरूकता व पहल के कारण हमारे किसान अब जैविक पद्धति को प्राथमिकता देने लगे हैं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति के हिसाब से आखिरी जुताई के समय जैविक खाद को भी खेत में मिला देना चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार जैविक खाद को खेत में इस अनुपात में मिलाएं। सड़ी हुई गोबर की खाद 8 टन प्रति एकड़, फास्फोरस 16 किलोग्राम प्रति एकड़, नाइट्रोजन 40 किलोग्राम प्रति एकड़, पोटाश 16 किलोग्राम प्रति एकड़।
जुताई के तुरंत बाद मेड़ का निर्माण कर दिया जाता है। इसकी मेड़ दूसरे साग सब्जियों और मसालों की तुलना में थोड़ी ऊंची बनानी चाहिए, क्योंकि सेज के पौधों की लंबाई लगभग 24 से 36 इंच या 2 बीता होती है और ये काफी घने होते हैं। मेड़ लगभग 3 फुट चौड़ी और लगभग 8 फीट ऊंची हो। साथ ही मेड़ की लंबाई कम से कम 8 फीट रखना उचित होता है। इसमें ज्यादा भारी मिट्टी में इसकी पैदावार कम होती है। दोमट या बलुई दोमट भूमि का चयन करें और इसके लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है। जहां भी अगर इसके पौधे में अगर जलभराव अगर हो जाता है तो पौधे की जड़ें गल जाती हैं, जिससे कि फसल पौधा हमारा नुकसान हो जाता है। तो किसान भाई भूमि को समतल कर लें और इसमें रासायनिक खाद का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ये इतना औषधीय पौधा है, रासायनिक खाद डालने से इसके जो औषधीय गुण हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो जिस पर्पज से, जिस उद्देश्य से हम इसको प्रयोग में लाते हैं, रासायनिक खाद अगर हम यूज कर लेंगे तो उससे उनकी गुणवत्ता पर असर पड़ता है। नर्सरी में पौध अब तैयार हो चुकी है। तैयार पौध को मेड़ पर कुछ इस प्रकार लगाना चाहिए। सेज की जड़ें गहरी होती हैं, इसलिए पौध को लगभग 1 उंगली की गहराई में लगाएं। साथ ही पौध से पौध की दूरी और समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 30 इंच या लगभग 2 हाथ रखें। यदि खेत की मिट्टी उपजाऊ हो तो दूरी को घटाकर 1 हाथ भी किया जा सकता है। रोपण के बाद लगभग 20 दिनों तक हर दूसरे दिन सिंचाई की जाती है। जब जड़ें मिट्टी को अच्छी तरह से पकड़ लें, तब हफ्ते में सिर्फ 3 दिन सिंचाई करना उचित होता है। सेज को पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती, फिर भी जब तक फसल की कटाई ना हो तब तक हर 7 दिन के अंतराल पर पानी डालना उचित होता है। सिंचाई प्रणाली का चयन करते वक्त हमें ये ध्यान रखना होता है कि खेत में जल भराव ना हो और निकास की व्यवस्था भी दुरुस्त हो। हमारे किसान ने बहाव प्रणाली का चयन किया है। पानी के भराव से सेज की जड़ों में फफूंदी लगने का खतरा अधिक होता है, इसलिए किसान समय समय पर खेत का निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करते हैं कि जड़ों के आसपास जल भराव ना हो रहा हो। पौधा रोपने के बाद 10 से 15 दिन के बाद एक निकाई गुड़ाई की जरूरत पड़ती है, जिससे जो भी खरपतवार हैं वो आपके कंट्रोल हो जाते हैं। तो उससे जो हमारी भूमि की जो ऊपर की परत है वो भी सॉफ्ट हो जाती है। और पानी आप आवश्यकता देते रहे, क्योंकि पत्तेदार और छोटी फसल है तो इसमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। खरपतवार की निकोनी जरूरत अनुसार करते रहना चाहिए। लगभग 15 दिन में एक बार निकोनी करने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। सेज की मेड़ पर खरपतवार भी बहुत तेजी से पनपती है, इसलिए खरपतवार की निराई जरूरत अनुसार करते रहना चाहिए। लगभग 15 दिन में एक बार निराई करने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। किसान भाइयों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि भूल से भी सेज की कृषि में रासायनिक खाद या कीटनाशकों का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये एक औषधीय पौधा है। रासायनिक खाद या कीटनाशकों का प्रयोग करने से इसके औषधीय गुणों का क्षय होता है और बाजार में इसका मूल्य भी कम मिलता है। रोपण से 20 दिनों बाद और फिर हर 10 दिनों के अंतराल में गुड़ाई करके मिट्टी को ढीला कर दिया जाता है, जिससे जड़ों के आसपास वायु संचार ठीक ढंग से होता रहता है। साथ ही पौधों की जड़ों के आसपास जैविक खाद भी डाल दी जाती है। सेज के पौधों में ज्यादातर कीट लगने का खतरा नहीं होता। अगर पौधों का ध्यान
ठीक ढंग से नहीं रखा जाए तो सफेद मक्खी, घुन, दीमक और फफूंदी लगने का खतरा होता है। ऐसे में किसानों को रासायनिक कीटनाशक की जगह केचुए वाली खाद या नीम के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बड़ी बाल्टी में 5 मिलीलीटर या एक बड़ा ढक्कन केचुए की खाद का पानी डालकर छिड़काव करने से कीटों से निजात पाई जा सकती है। यदि उसके बाद भी कीट से छुटकारा ना मिले तो कृषि वैज्ञानिकों की सलाह अनुसार उचित कीटनाशक का प्रयोग करें। बीच बीच में आप जो नीम ऑयल होता है, नीम का तेल, वो 1 ml 1 लीटर 20 लीटर में 20 ml डाल के पूरे फसल में हर महीने अगर एक बार इसका छिड़काव कर देंगे तो इससे हमारी फसल को पोषक तत्व भी मिलते रहते हैं और जो हमारे हानिकारक कीड़े हैं उससे भी हम बच सकते हैं। रोपण किए आज 60 दिन हो चुके हैं। सेज के पत्ते स्लेटी हरे और इन पर चांदी जैसा आवरण होता है। भाले के आकार जैसी शिराओं की संरचना इसकी पत्तियों की मुख्य विशेषता है। ये बहुत ही आकर्षक दिख रही हैं। 2-2 फीट के ये पौधे हरे भरे और आकर्षक लग रहे हैं। इनकी कटाई कभी भी की जा सकती है। मंडी की मांग अनुसार किसान इसकी कटाई का निर्णय लेते हैं। सेज के पत्तों को किसान अपनी उंगली की मदद से कुछ इस प्रकार तोड़ते हैं। सेज के इन खुशबूदार पत्तों को प्लास्टिक की थैली में इकट्ठा किया जा रहा है। पत्तियों को बहुत ही ध्यानपूर्वक तोड़ा जाता है। नए पत्तों व टहनियों को तोड़ा नहीं जाता है। पत्तों की तुड़ाई के 3 महीने बाद ये दोबारा कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। सेज की कृषि से किसान साल भर में लगभग 3 से 4 फसल प्राप्त कर सकते हैं। अंदाजन 1 एकड़ के क्षेत्रफल से सेज की 4.5 से 5 टन पैदावार प्रति वर्ष मिल जाती है। 1 किलोग्राम सेज का बाजार भाव लगभग 600 से 700 रुपए तक होता है। उत्पादन कम होने के कारण मंडी में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। कटाई खत्म करने के बाद अब इसे पैकिंग के लिए ले जाया जाता है। मॉल्स में बेचे जाने के लिए इन सेज को आकर्षक छोटी थर्मोकोल की ट्रे में पैक किया जाता है। यदि इसे फैक्ट्री या मंडी में भेजा जाना हो तो थैली में भर के वजन किया जाता है और फिर पैक कर दिया जाता है। ऐसे आप जूट की बोरियों में से भरें और अगर जब देखते हैं कि बरसात अगर हो जाती है या ह्यूमिडिटी ज्यादा है, आर्द्रता ज्यादा है, नमी ज्यादा है, तब आप प्लास्टिक की बोरी लें। प्लास्टिक की बोरी में आप भरेंगे तो इसमें फफूंदी नहीं आएगी, क्योंकि नमी नहीं आएगी। जब नमी नहीं आएगी तो फफूंदी नहीं आएगी, तो आपकी जो उत्पादन है वो स्वच्छ बना रहेगा। क्योंकि इसका जो बाजार मूल्य है वो गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अगर आपकी पत्तियों का रंग ग्रीन है, हरा है, साफ सुथरी है, उसमें कोई किसी तरह का रंग नहीं आया है, तो आपको अच्छे रेट मिलेंगे। अगर आपने इसको कटाई के बाद उसमें लापरवाही कर दी या इसको स्टोर करने में लापरवाही कर दी, तब आपका मूल्य कम रह जाएगा। अब इस थैली को टेम्पो में डालकर इसकी मंजिल की ओर रवाना कर दिया जाता है। साधारणतः सेज जिन मंडी और मॉल्स में बिकता है, वहां इसके साथ रोजमेरी, पर्सले और थाइम जैसी विशिष्ट सब्जियां भी बिकती हैं। किसान चाहे तो अपने खेत के अलग अलग टुकड़ों में विशिष्ट सब्जियों को भी उगाकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। सेज की फसल उगाकर किसानों ने आज भारत को एक नई औषधि से परिचित कराया है, जो बेहद खुशबूदार और पौष्टिक है। सेज का वैज्ञानिक नाम साल्विया ऑफिसिनालिस है। इसमें साल्विया शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सैल्वर से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू सेव, यानी हिफाजत करना। सेज प्राचीन रोम की औपचारिक औषधि थी, जिसको अमरता से जोड़कर देखा जाता था। इसे मानसिक शांति को बढ़ाने वाला भी कहा जाता था।
यूनानी दार्शनिक एवं वैज्ञानिक थियोफरास्टस ने सेज को हृदय औषधि के रूप में वर्गीकृत किया था, क्योंकि यह बीमारियों को शरीर से बाहर कर हृदय को अनुचित दबाव से बचाता है। मध्यकाल में लोग सर्दी, जुकाम, बुखार, यकृत संबंधित समस्याओं, याददाश्त और कई अन्य बीमारियों से बचाव के लिए सेज के पत्तियों से बनी चाय पीते थे। फ्रांसीसियों ने इसके जीवनारोधी गुणों के कारण प्रमुख औषधि का दर्जा दिया था। प्रारंभिक यूनानी लोग सेज की चाय पीने के साथ साथ इस चाय को शरीर पर लगाते और इससे नहाते भी थे। टर्की की महिलाएं सफेद बालों को काला करने के लिए सेज का प्रयोग एक प्राकृतिक डाई के रूप में करती थीं। क्या आप जानते हैं कि 2003 में छपे कई शोधों के अनुसार सेज एक उत्कृष्ट स्मृतिवर्धक है। सेज से प्राप्त होने वाले तेल की गुणवत्ता की माप इसमें मौजूद थुजोन नाम के घटक से होती है। जितना ज्यादा थुजोन होगा उतनी ही बेहतर गुणवत्ता होगी। सेज का प्रयोग भूख न लगने, गैस, पेट दर्द, दस्त तथा सूजन सहित अन्य कई पाचन संबंधित समस्याओं के उपचार के रूप में किया जाता है। ज्यादा पसीना या लार को कम करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अवसाद, कमजोर याददाश्त तथा अल्जाइमर रोग के उपचार में भी इसकी महत्वपूर्ण उपयोगिता है। परंपरागत रूप से भारत में सेज ना तो मसाले के रूप में और ना ही किसी अन्य प्रयोग में लोकप्रिय था, लेकिन शहर में पश्चिमी सब्जियों तथा मसालों की लोकप्रियता और भूमंडलीकरण के कारण भारत में सेज की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आजकल निजी व औद्योगिक मांग को पूरा करने के लिए सेज से बनने वाले मसालों और तेल को आयात किया जा रहा है। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि आने वाले 10 वर्षों में भारतीय किसानों के पास सेज की कृषि कर अधिक से अधिक मुनाफा कमाने का मौका है। मैं तो निवेदन करूंगा जिन किसान भाइयों को जिनके पास रोजगार नहीं है, वो अपना नगरों में हैं या परिनगरों में हैं, उनके नज़दीक हैं, तो आपको निवेदन है कि वो छोटे छोटे संरक्षित संरचनाओं को बना करके इसमें बागवानी या उद्यान की फसलों के नर्सरी उत्पादन को बढ़ावा दें तो अधिक से अधिक लाभ पाएंगे। शेष जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान में आके संपर्क कर सकते हैं या इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः जुड़ करके भी और जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि जानकारी तो बहुत है, लेकिन संक्षेप में हम आपको बता दें, इस परिनगरीय खेती जो भी किसान भाई अपनाएगा उसमें आपको काफ़ी अधिक लाभ और सुविधा मिलेगी, क्योंकि शहरों के नज़दीक परचेजिंग कैपेसिटी यानी खरीदने की शक्ति लोगों में ज़्यादा होती है। इसलिए अगर आप नई नई चीज़ों को, नई नई सब्जियों को, नई नई फूलों को आप लाते हैं, बेमौसम में लाते हैं, उस समय ये आपको अधिक लाभकारी होगी। अगली कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे फूल की जिसको गमलों में भी उगाया जा रहा है। इन गमलों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज इसका इस्तेमाल उपहार से लेकर घर के बागीचे, बड़े बड़े कार्यालयों और मॉल की सजावट में किया जा रहा है। इस सुंदर, आकर्षक और कई रंगों में उपलब्ध फूल का नाम है क्रिसैंथेमम, जिसे भारत में गुलदाउदी के नाम से जाना जाता है।